Welcome dear scholars, this is Harshi, your science educator. Today we are doing chapter number 3, separation of substances. Separation means अलग अलग करना, किसको? Substances को. When two or more than two substances are mixed together, so we need to separate them. तो ये कैसे separate करते हैं वो हम इस chapter में discuss करेंगे. So we have a warm-up exercise. Ravi is eating a banana. Before eating, he peels the banana. Actually, he wants to eat only useful part of the banana. So this is the type of separation of useful things. So banana से हम peel निकाल देते हैं and then we eat banana. Why we are peeling it? क्योंकि हमें वो ज़रूरी नहीं है, वो हमें हमारे लिए useful नहीं है, and that is why we are separating the fruit from the peel, right? So you also separate the useful things at your home. Write the 5 activities which you have to at your home. तो अब हम घर पर और ऐसी चीज़ें क्या करते हैं जो हम यानी सेपरेशन से रिलेटेड हो, जैसे कि योर मॉम शी इज़ कुकिंग इन द किचन, तो वो पल्सेस में से स्टोन्स को निकालती हैं, राइट? जो हाँ, क्योंकि हमें स्टोन ज़रूरी नहीं है, एंड देन वी आर एक्सट्रैक्टिंग इट आउट या सेपरेट करते हैं हम उसको. इसके अलावा जब हम टी बनाते हैं तो टी लीव्स को सीव की हेल्प से सेपरेट करते हैं. एंड और क्या हम ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे अगेन वेजिटेबल्स को पील करते हैं और डिफरेंट फ्रूट्स को पील करते हैं. आलमंड्स हैं, आलमंड्स के ऊपर कवरिंग जो शेल होता है उसको पील करते हैं. सिमिलरली वॉलनट है. तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं दैट वी आर डूइंग एट आवर होम. मीन्स वी आर सेपरेटिंग द सब्सटेंसेस. We have many situations in our daily life where we need to separate a substance from a mixture. Mixture क्या होता है? Mixture like अगर आप नमकीन खाते हैं तो you have seen the mixture. उसमें different types of नमकीन्स क्या होती हैं? Mixed होती हैं. They are mixed together और that is why it is called mixture. तो mixture से हम substances को separate करते हैं. So this is called separation. So mixtures are substances that consist of 2 or more types of particles or substances. For example, air, स्वी वाटर एंड कप ऑफ टी. कप ऑफ टी में भी हम क्या क्या ऐड करते हैं? शुगर ऐड करते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, इसके अलावा टी लीव्स ऐड करते हैं, और जब फाइनली टी बन जाती है बॉयल होके तो हम उसको सीव की हेल्प से टी लीव्स को सेपरेट कर देते हैं क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, एंड देन वी आर यूजिंग इट. सिमिलरली सी वाटर में भी बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिक्सड होती हैं. एयर में भी डिफरेंट गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, बहुत सारी गैसेस होती हैं जो ऑलरेडी मिक्स्ड होती हैं. तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिक्सचर. नाउ प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है चिल्ड्रन? एक ही तरह का सब्सटेंस, राइट? वो होता है प्योर सब्सटेंस. जैसे हम पल्सेस से जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको हटा देते हैं तो हमारे पास कैसा फॉर्म बचता है? वो बचता है प्योर फॉर्म, राइट? टू कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द ओनली काइंड, यानी एक ही तरीके की पार्टिकल्स हो उसके अंदर, तो उसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं. जैसे सिल्वर एंड गोल्ड. लेकिन अब जब गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ इम्प्योरिटीज़ भी ऐड करनी होती हैं क्योंकि गोल्ड को हार्ड करने के लिए, मेटल को जो ज्वेलरी बनाते हैं देन, राइट? सो अदरवाइज अगर प्योर फॉर्म में है 24 कैरेट गोल्ड जो होता है, इट इज द प्योर फॉर्म. ठीक है? सो यू मस्ट हैव सीन योर मदर सेपरेटिंग स्टोन्स फ्रॉम द पल्सेस. दिस वी हैव ऑलरेडी डन. सो बट समटाइम्स व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर आर ऑफ सेम कलर, साइज एंड शेप, इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट द डिजायर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर. तो अगर आपको सेपरेशन करना है सब्सटेंसेस का तो कैसे करेंगे? जब आपको अलग शेप दिखेगी या अलग साइज दिखेगा, कोई साइज छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कलर में डिफरेंस होगा, साइज में, तो देन ओनली यू कैन सेपरेट. अदरवाइज सब कुछ अगर एक सा होगा तो सेपरेट करना बहुत मुश्किल है. नाउ कम टू दी वाई द सेपरेशन नेसेसरी. क्यों ज़रूरी है सेपरेशन? हमने बहुत कुछ अभी डिस्कस किया कि मिक्सचर होता है. मिक्सचर मीन्स जिसमें 2 and more than 2 substances आर मिक्सड टुगेदर, सो दिस इज कॉल्ड मिक्सचर. और प्योर फॉर्म हो गया कि एक ही तरीके की चीज़ हो तो वो प्योर फॉर्म होता है. अब हमें ज़रूरी क्यों होता है सेपरेट करना? क्यों? रिमूविंग हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स. बहुत बार कभी कभी गलती से, मिस्टेकनली और या नोइंगली, अननोइंगली, जानबूझकर या गलती से क्या होता है,
सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, बट कुछ सब्सटेंसेस जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं जैसे टी लीव्स का, राइट, तो टी लीव्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमने उसको सीव की हेल्प से अलग कर दिया, राइट, सो वी आर रिमूविंग इट. सो इन ऑर्डर टू रिमूव harmful components from the valuable component, separation is done. For example, harmful salt can be removed from the water in order to make it fit for drinking. तो हम salt water तो हम use नहीं कर सकते हैं, right? So अब या water contaminated water है जिसके अंदर impurities mixed हैं, right? Are we drinking this water? No, we are not drinking it, right? So हम पहले water को क्या करते हैं, clean करते हैं, boil करते हैं, filter करते हैं, and then it is fit for drinking. तो harmful substances को separate करना, हार्मफुल सब्सटेंसेस को जो मिक्स सब्सटेंसेस है यानी मिक्सचर है उससे अलग करना, जो दिस इज द फर्स्ट रीजन. नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट, हार्मफुल को हटाना है. दूसरा यूजफुल सब्सटेंस को ऑब्टेन करना है. सो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग डिफरेंट केमिकल मेथड्स. सो प्योर मेटल्स हैव मोर वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस. सो मेटल्स हमें किससे मिलते हैं, मेटल ओर से एक्सट्रैक्ट करने पड़ते हैं क्योंकि हम पूरा ओर तो यूज़ नहीं कर सकते हैं. सो वी आर एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम द ओर्स. तो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन, क्योंकि हमें ओर से जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उनको हटाना है और यूजफुल चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है, राइट. नेक्स्ट इज टू ऑब्टेन अ प्योर सब्सटेंस. प्योर सब्सटेंस यानी पूरा हमें प्योर चीज़ मिल जाए, तो मिक्सचर यानी कि जो हार्मफुल चीज़ें हैं वो हट जाएं या फिर हमें यूजफुल कंपोनेंट मिल जाए और प्योर सब्सटेंस मिल जाए. सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द प्योर सब्सटेंस, impurities have to be removed. So in this extraction of metals, refining is done. So it is to improve the quality of metal. So जो क्रूड ऑयल जो हमने बात की थी लास्ट क्लास में, फॉसिल फ्यूल्स वी ऑल नो. सो फॉसिल फ्यूल्स में जो पेट्रोलियम है, वन इज द कोल, अनदर इज द पेट्रोलियम. तो पेट्रोलियम को जब हम नीचे से डिग आउट करते हैं तो वो प्योर फॉर्म नहीं होता, वी कॉल इट क्रूड ऑयल. अब इस क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज तक ले जाया जाता है एंड इन रिफाइनरीज इट इज बीइंग सेपरेटेड. और हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, केरोसिन, पेट्रोल अलग मिलेगा, सीएनजी भी मिलता है, वैक्स मिलती है, मोबिल ऑयल मिलता है, बहुत सारी चीज़ें. सो सबसे पहले जैसे पेट्रोलियम गैस है, इसको रिफाइनरी में दिस इज़ द क्रूड ऑयल और ये फर्नेंस होते हैं और टेम्परेचर के बेसिस पर हम डिफरेंट सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं. जैसे पेट्रोलियम गैस है ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेपरेट हो जाती है. उसके बाद गैसोलाइन जो कि पेट्रोल होता है, इसके अलावा केरोसिन, डीजल, इंडस्ट्रियल फ्यूल और लास्ट में क्या बचता है, पैराफिन, वैक्स एंड एस्फाल्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल. ये सब डिफरेंट टेम्परेचर पर, बॉइलिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इनको सेपरेट किया जाता है. तो और प्योर सब्सटेंस यानी हमें केरोसिन अलग मिल जाता है, पेट्रोल अलग मिल जाता है, इसके अलावा सीएनजी भी मिल जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भी मिल जाती है विच इज़ कॉल्ड एलपीजी और पेट्रोलियम गैस और लुब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स. तो ये सब चीज़ें हमें अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे हम रिफाइन करते हैं या सेपरेट करते हैं. सो वी गॉट टू नो व्हाई द सेपरेशन इज नेसेसरी. एक तो हार्मफुल सब्सटेंसेस को अलग करना, यूजफुल कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करना एंड प्योर फॉर्म को ऑब्टेन करना. सो दीज आर थ्री रीजन एंड द फोर्थ वन इज रिमूविंग अनवांटेड कंपोनेंट्स. जैसे पल्सेस से दाल निकालना तो वो अनवांटेड भी हो गया. सो when we bring rice, pulses or wheat from the market, it contains small particles of sand, husk and stone, right. So इतनी सारी impurities होती हैं, तो इसमें अब हम ये impurities तो नहीं खा सकते, कुक करेंगे. so it will come to automatically to our body, it will come in our body. जब हम ये फूड खाते हैं तो हमें इनको सेपरेट करना ज़रूरी होता है and then we obtain pure form which is grains like pulses है या फिर rice है, wheat है and then we cook it. Now method of separation, हमने बात की कि why separation is necessary. अब सेपरेट करते कैसे हैं वो मेथड्स हम डिस्कस करेंगे. जैसे सबसे पहले है हैंड पिकिंग.
एक एक चीज़ को हैंड पिकिंग अपने हाथ से अलग करना, अपने हाथ से उठाना एंड देन उसको सेपरेट करना, दिस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग. So it is the common method you witness at your home when you see your mother hand picking small pieces of stones or grains from rice, pulses and spices before cooking the food. तो कैसे करते हैं हम? हाथ से अलग अलग करते हैं stones को, या कुछ और अगर impurities mixed हैं तो उनको हम हाथ से अलग अलग करते हैं, separate करते हैं. So this method involves the removal of undesirable constituents that are visible and different size, shape and color. Children, जब हम हैंड पिकिंग मेथड यूज कर रहे हैं या फिर हम सेपरेशन कर रहे हैं चीज़ों का, तो साइज एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर सेम साइज, सपोज अगर हम येलो दाल यानी कि अरहर दाल में से स्टोन्स को अलग करें, फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ येलो कलर की ही होंगी तो हमें आइडेंटिफाई नहीं हो पाएंगी, या उनकी शेप अगर उस तरीके से होगी तो भी आइडेंटिफाई नहीं होगी. हमें कैसे आइडेंटिफाई होगी? या तो वो पल्सेस का जो ग्रेन है, जो वो सीड है, उसके साइज से छोटी होगी या उसके साइज से बड़ी होगी और डिफरेंट कलर होगा, देन ओनली वी कैन आइडेंटिफाई दीज इम्प्योरिटीज एंड वी कैन सेपरेट देम, राइट. सो the method is used mostly when undesirable constituents are present in small quantities. अब आप हैंड पिकिंग, अगर आपके पास बहुत बड़ा क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है, तब तो आप हैंड पिकिंग नहीं कर सकते ना, बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम टेकिंग एक्टिविटी. तो इसके लिए क्या होता है, हैंड पिकिंग मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब छोटी क्वांटिटी हो, स्मॉल क्वांटिटी हो, देन वी आर यूजिंग दिस मेथड. नेक्स्ट इज इन द फील्ड फार्मर अडॉप्ट्स द मेथड ऑफ कलेक्ट द प्लांट पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू टू हिम. अ फार्मर हैज टू हैंड पिक द कॉटन बॉल्स फ्रॉम द फील्ड. तो जब कॉटन प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं तो उसमें से कॉटन निकलता है, तो वो कॉटन बॉल्स जो होती हैं उसको हैंड पिक करके अलग किया जाता है, राइट. उसको पूरा का पूरा, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पौधा ही आप उखाड़ लोगे, आपको वो कॉटन बॉल्स को सेपरेट करना है. सिमिलरली फार्मर्स हैज टू हैंड प्लग द कॉर्न कॉब्स फ्रॉम द क्रॉप्स इन द फील्ड, राइट. जो भी आपके क्रॉप्स हैं, तो पूरी की पूरी क्रॉप आप नहीं निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैंगो ट्री लगा है, फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री है, उसमें से आपको मैंगो को प्लग करना है, तो आप क्या पूरा का पूरा पेड़ तो नहीं काटोगे ना. सो यू विल प्लग मैंगोज, वो भी जो राइपन मैंगोज होंगे, यू विल प्लग विद योर हैंड. सो दिस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग मेथड. नेक्स्ट इज सीविंग. सो सीविंग हम घर में यूज़ करते हैं. जैसे हमने मिल्क को हम अलग करते हैं. जैसे बच्चे होते हैं वो मलाई वाला दूध नहीं पीते हैं, राइट. तो हम उसको सेपरेट करते हैं. या फिर जब हम चाय बनाते हैं तो टी लीव्स को सेपरेट करते हैं. सिमिलरली जब कंस्ट्रक्शन होती है तो हम सीव यूज़ करते हैं. जो हाँ मटेरियल होता है उसके अंदर स्टोन्स ना हो, बहुत ज़्यादा ही सब अनवांटेड चीज़ें, उसको सीव की हेल्प से हम सेपरेट करते हैं, राइट. आटा जब हम यूज़ करते हैं, फ्लावर, तो हम कैसे करते हैं उसको, तो व्हीट फ्लावर को हम सीव की हेल्प से उसको सीव करते हैं. इसमें क्या होता है कि बहुत सारे होल्स होते हैं, ये पोरस होता है. सीव मतलब छलनी. जो इसमें से क्या होता है, जो उस पर्टिकुलर होल के साइज से छोटे साइज की चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो नीचे सेपरेट हो जाती हैं, वो नीचे निकल आती हैं, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो सीव में ऊपर रह जाते हैं. तो इस तरीके से हम सेपरेशन करते हैं. तो ये डिफरेंट साइजेस ऑफ होल्स की सीव अवेलेबल है मार्केट में, जो हम इसको यूज़ करते हैं एज पर दी रिक्वायरमेंट. नाउ वी हैव एन एक्टिविटी. आपने क्या करना है, ग्राउंड सॉइल कलेक्ट करना है गार्डन से, एंड नाउ टेक अ सीव एंड पुट सॉइल इन इट एंड प्लेस द पेपर बिलो द सीव. आपने नीचे एक पेपर रखा है, सीव लिया, उसमें आपने गार्डन का अपना सॉइल जो थोड़ा सा ड्राई होगा, क्योंकि अगर गीला सॉइल है तो वो सीव नहीं होगा, सूखा सॉइल होना चाहिए. सो सीव द मिक्सचर. व्हाट यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल सीव डाउन एंड कलेक्ट ऑन द पेपर, while bigger soil or lumps of soil and pebbles remains on the sieve. तो सीव्स में जो होल का साइज होता है
उस साइज से जब हम सीव करेंगे तो क्या होगा, उससे जो छोटे साइज के पार्टिकल्स होंगे वो सीव होकर नीचे कलेक्ट हो जाएंगे और इस सीव में ऊपर बड़े पार्टिकल्स या जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, लम्ब्स हैं, वो सब चीज़ें ऊपर रह जाएंगी, राइट। तो अब हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो नीचे जो हमें मिला वो प्योर सब्सटेंस होगा। नाउ थर्ड प्रोसेस, थर्ड मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, ये मैनुअल थ्रेशिंग है, ये थ्रेशर से की जा रहा है और थ्रेशिंग यूजिंग कंबाइन हार्वेस्टर। तो अब ऐसी मशीन्स आ गई हैं टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के बाद कि हम हार्वेस्टिंग भी मशीन से कर सकते हैं और साथ साथ थ्रेशिंग भी होता जाता है, राइट। तो थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है, जब क्रॉप्स ग्रो हो जाती हैं तो उनको हार्वेस्ट किया जाता है। अब वो ग्रेन्स जो होते हैं, जैसे आपका राइस ग्रेन है, तो वो क्या है, वो अपने स्टॉक के साथ अटैच होता है, अलग नहीं होता, वो स्टॉक के साथ अटैच होता है। तो उसको जो स्टॉक है वो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, हम उसको खाते नहीं हैं क्योंकि हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो हमें उसको सेपरेट करना ज़रूरी है। सो व्हेन द व्हीट क्रॉप इज कट फ्रॉम द फील्ड इट इज़ पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल फॉर ड्राइंग। तो इस तरीके से जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है तो इनको बंडल्स में टाई कर दिया जाता है, बंडल्स बना दिए जाते हैं इनके, और इसको धूप में रख देते हैं सूखने के लिए, राइट। सो आफ्टर गेटिंग ड्राइड स्टॉक्स हैव टू बी रिमूव टू ऑब्टेन ग्रेन्स ऑफ व्हीट। तो अभी क्या है, अभी जब बंडल्स बनाए हैं, ये बंडल्स हैं, तो जो ग्रेन्स हैं वो अपने स्टॉक के साथ अटैच्ड हैं। अब हमने उसको सन ड्राई किया, ड्राई होने के बाद मैनुअल थ्रेशिंग की जाती है। फॉर दिस machine called thresher is used. The bundles of wheat are put in thresher separating the wheat from stalks and hash. तो अगर हम थ्रेशर की बात करते हैं तो स्टॉक्स जो बंडल्स हमने बनाए हैं वो हम थ्रेशर्स में डालते हैं और थ्रेशर क्या करता है, स्टॉक से ग्रेन को रिमूव कर देता है और सेपरेट कर देता है। एक डिफरेंट जगह पर ग्रेन कलेक्ट हो जाते हैं, डिफरेंट जगह पर जो स्टॉक्स हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं, राइट। सो इट थ्रोज आउट द स्टॉक एंड chaff at a distance and this is the modern टेक्निक। अब मैनुअल थ्रेशिंग भी है। मैनुअल थ्रेशिंग ये बंडल्स बनाकर फार्मर्स क्या करते हैं, इसको ज़ोर ज़ोर से किसी हार्ड चीज़ पर हिट करते हैं, राइट। नीचे सपोज स्टोन है या कुछ है, उस पर हिट करते हैं। तो ये मैनुअल वर्क है, टाइम टेकिंग है। तो क्या हुआ, इसमें टाइम लगता है और क्या होते हैं, फाइनली ग्रेन्स जो होते हैं वो स्टॉक से हिट करने की वजह से सेपरेट हो जाते हैं, राइट। सो बंडल्स ऑफ व्हीट अंडर देयर फीट। अनदर मेथड क्या होता है, वो नीचे फैला देते हैं बंडल्स और उसके ऊपर चलते हैं या फिर उनके ऊपर अपने एनिमल्स को चलने के लिए बोलते हैं। तो क्या होता है, जो ग्रेन्स होते हैं वो अपने स्टॉक से सेपरेट हो जाते हैं। फीट ऑफ द एनिमल, सो इट कैन ऑल्सो डन बाय थ्रेशिंग द बंडल्स ऑन अ रॉक यानी किसी हार्ड चीज़ पर, कोई रॉक है, कोई पत्थर है बड़ा, उसके ऊपर आप मैनुअली हिट करोगे या फिर आपने क्रॉप के बंडल्स बना दिए और उसको नीचे सन ड्राई के लिए रखा और उसके ऊपर एनिमल्स को वॉक के लिए बोला, एनिमल उस पर वॉक करते हैं तो भी सेपरेट हो जाते हैं, या फिर हम खुद वॉक करें और या फिर दीज आर ओल्ड मेथड्स और इसमें टाइम टेकिंग होता है। बट अब न्यू मेथड्स के अकॉर्डिंग थ्रेशर्स आ रहे हैं। अब जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो थ्रेशर प्लस हार्वेस्टर चल रहे हैं। हार्वेस्टिंग भी होती है और साथ साथ थ्रेशिंग भी होती है, राइट। सो इस टाइम सेविंग है। सो नेक्स्ट मेथड इज चिल्ड्रन विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि जो हमने स्टॉक से ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया है थ्रेशर की हेल्प से या मैनुअली, तो इस जो ग्रेन है वो अलग हो जाता है, बट इसमें अभी भी चाफ मिक्सड होता है। चाफ मतलब वो जो ड्राइड स्टॉक होते हैं वो उसके पार्ट्स मिक्सड होते हैं, वो चाफ मिक्सड होता है। अब हम उसको तो नहीं खा सकते हैं चाफ को, बिकॉज हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं करती है। सो वी हैव टू सेपरेट चाफ एंड ग्रेन्स, राइट। तो अब क्या करते हैं, अ फार्मर गेट्स मिक्सचर ऑफ चाफ एंड ग्रेन आफ्टर थ्रेशिंग। सो इन ऑर्डर टू सेपरेट द चाफ फ्रॉम द ग्रेन अ फार्मर अडॉप्ट्स द मेथड टू winnowing, so in which wind is blown from one side so that husk gets separated from the grains, right। so ये जो लेडी है ये क्या कर रही है, विनोइंग का प्रोसेस फॉलो कर रही है। तो क्या हो रहा है कि एक बड़े बड़े फैंस होते हैं जहाँ से एयर
आती है, राइट। एयर के इसको बहुत ऊंचाई से लिया जाता है, बहुत ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। तो हवा से क्या होता है, हवा की वजह से जो चाफ होता है, यानी कि जो भी हस्क होता है, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो उड़कर एक दूसरी साइड में आ जाते हैं और ग्रेन्स जो हैं वो डायरेक्ट नीचे गिरते हैं। तो वो ग्रेन्स यहाँ कलेक्ट होते हैं क्योंकि ग्रेन्स हेवी होते हैं वेट में, तो वो डायरेक्ट जो विनोवर होता है, जो पर्सन विनोइंग कर रहा है उसको विनोवर बोलते हैं। सो विनोवर के पास में कलेक्ट हो जाते हैं, उसका एक सेपरेट हीप बन जाता है, एंड जो हस्क होता है उसका एक सेपरेट हीप बन जाता है। सो इस तरीके से विनोइंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं, दो सब्सटेंसेस को यानी हस्क और ग्रेन्स को हम सेपरेट करते हैं और फिर इसको हम क्या करते हैं, एनिमल्स को खिला देते हैं। कौन सा, जो हस्क कलेक्ट हुआ है उसको, और ग्रेन्स हम यूज कर लेते हैं। नाउ सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल, अभी तक हमने सॉलिड का सेपरेशन देखा, नाउ विल कम टू the liquid part, right? So separation of insoluble solid substances from liquids. Insoluble means जो dissolve नहीं हुई हैं उनको insoluble बोलते हैं। So sedimentation and decantation, this process we have started in class 5 as well. So इसमें क्या होता है, जैसे हमने muddy water लिया, एक बीकर में हमने muddy water लिया, mud क्या होती है, वो completely soluble नहीं होती है, mix हो जाती है, बट अगर आप इसको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दोगे and you will not touch it, so what will happen, you'll find two layers, one layer of water, another is of sediment or मड, जो भी उसके अंदर हो सकता है। मड के अलावा भी कुछ स्टोन्स भी हो सकते हैं, कुछ छोटे छोटे पेबल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ और इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, राइट। तो वो इम्प्योरिटीज़ क्या होती है, नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं और वाटर की एक लेयर ऊपर आ जाती है। अब आप धीरे से उस कंटेनर को थोड़ा सा बेंड करके उस वाटर को पोर कर लीजिए, राइट। तो क्या होगा, आपका वाटर अलग हो गया और नीचे जो सेडिमेंट्स हैं, राइट, जो भी सेडिमेंट हैं उनको कॉमनली साइंस में हम सेडिमेंट बोलते हैं, इम्प्योरिटीज़ को, सैंड है, पेबल्स है, वो सब क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। तो उन दोनों लेयर्स को हम अलग कर सकते हैं, पानी अलग हो गया एंड सेडिमेंट सेपरेट हो गए। सो यू मस्ट हैव सीन योर मदर वॉशिंग अवे पल्सेस एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग देम, और ये हम मेथड घर में भी करते हैं। जब भी हम कुक करते हैं ग्रेन्स को, पल्सेस को, हम क्या करते हैं, वॉश करते हैं पहले। तो वॉश करने से क्या होता है, हम उसको थोड़ी देर वॉश करेंगे, उसको अच्छे से रब करके जितनी इम्प्योरिटीज़ हैं उसको सेपरेट करते हैं और फिर इस पानी को निकाल देते हैं, एंड अगेन फिर से हम उसको दोबारा वॉश करते हैं एंड देन वी कुक इट, right? So this is done because some impurities are get removed by washing them. So this process is called sedimentation and decantation. So sedimentation children क्या होता है, जो impurities dissolve नहीं होती हैं, unsoluble होती हैं, उन impurities को separate करना, ये सेडिमेंटेशन होता है। इसको आप रेस्ट करने के लिए रख देते हो तो डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, एंड देन व्हेन यू सेपरेट दिस, राइट, अगर आप वाटर को या और भी किसी लिक्विड को सेपरेट करते हो, सो दिस इज कॉल्ड डीकेंटेशन। सो ये वाला प्रोसेस डीकेंटेशन का है एंड दिस इज सेडिमेंटेशन, राइट। सो ये है इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना, किससे, लिक्विड से, राइट। सेम यहाँ पर दिया हुआ है सैंड एंड वाटर, जैसे हमने अभी मडी वाटर देखा था, सिमिलरली ये एक्टिविटी दे रखी है सैंड प्लस वाटर की। इसको भी मिक्स करके जब आप थोड़ी देर के लिए रख दोगे सेटल होने के लिए, तो नीचे जो है वो सैंड की लेयर फॉर्म हो जाएगी, ऊपर वाटर की लेयर सेपरेट हो जाती है। तो ये होता है सेडिमेंटेशन, और फिर जब हम इस वाटर को अलग से सेपरेट कर लेते हैं तो फिर ये होता है डीकेंटेशन। नाउ we have a question, river water is clear whereas sea water is not, even though both contain mud and sand. Why? क्यों नदियों का पानी, रिवर्स का वाटर क्लीन होता है और सी वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ मिक्सड होती हैं, वो क्लियर नहीं होता है, राइट। सो रनिंग वाटर होता है रिवर्स का और वो फ्लो करती रहती है रिवर, तो जितना भी हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन होते रहते हैं, नीचे रिवर बेड पर सेटल डाउन होते रहते हैं और पानी ऊपर से क्लीन है और वो फ्लो करता रहता है। और अगर हम बात करते हैं सी वाटर की, तो सी वाटर ऑलरेडी सॉल्टी वाटर होता है, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ मिक्सड होती हैं, और इसके अलावा चिल्ड्रन उसमें वेव्स भी आते रहते हैं, और वेव्स आने की वजह से क्या होता है
कि जो ऑलरेडी चीज़ें नीचे सेटल्ड हुई हैं वो फिर से मिक्स होती रहती है, तो वो वेवी वाटर होता है। और वेव्स की वजह से क्या होता है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का प्रोसेस फॉलो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से सी वाटर में इम्प्योरिटीज मिक्सड होती हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट प्रोसेस विच इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। अब हमने जो सेडिमेंटेशन एंड डीकेंटेशन के बाद जो हमने वाटर डीकेंटेड वाटर जो था हमने उसको सेपरेट किया, बट अभी भी उसके अंदर थोड़ी थोड़ी इम्प्योरिटीज तो रह गई है ना। अब हम उसके बाद फॉलो करते हैं फिल्ट्रेशन, फिल्टर करते हैं। फिल्ट्रेशन यानी अगर थोड़ी भी और इम्प्योरिटीज उसमें बच गई हैं तो वो फिल्टर हो जाए। तो हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर पेपर आता है, फिल्टर पेपर को आप फोल्ड करके फनल इस तरीके से फनल के अंदर प्लेस करो एंड देन व्हेन यू विल पोर दिस वाटर इनटू दिस फिल्टर पेपर, तो आप देखोगे धीरे धीरे जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर में स्टक आउट हो जाते हैं, राइट, और नीचे जो है वो क्लीन वाटर मिलता है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। और हमारे घर में भी फिल्टर्स लगे होते हैं, वाटर फिल्टर्स होते हैं जो वाटर को फिल्टर करते हैं और सेम मेथड से वर्क करते हैं। सो इन आवर होम, स्कूल्स एंड ऑफिसेज स्पेशल वाटर फिल्टर्स आर यूज्ड। द टैप वाटर इज फिल्ड इन दीज फिल्टर्स। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक हैं, इसमें क्या होता है डायरेक्ट टैप से इसको अटैच कर दिया जाता है, तो वाटर जो है वो फिल्टर होता रहता है और नीचे स्टोर होता रहता है, जो टैंक होता है वाटर टैंक उसमें स्टोर होता है। बट इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस यानी कि इलेक्ट्रिकल वाटर फिल्टर के अलावा कुछ मैनुअल भी होते हैं, मैनुअल आते हैं तो उसके अंदर आपको पानी फिल करना होगा, वाटर फिल करना होगा। तो फिल्टर कंटेन्स अ पोरस पॉट, पोरस पॉट यानी कि उसके अंदर एक पॉट होता है, उस पॉट के अंदर पॉट होता है, तो उसमें क्या होता है बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जो इम्प्योरिटीज को अंदर ही स्टॉप कर देते हैं, राइट। सो इट एक्ट्स एज अ फिल्टर। व्हेन वाटर passes through the porous pot, the solid impurities are left behind and the water passes through. This way it becomes fit for drinking. और ये हमारे यहाँ जो घरों में इलेक्ट्रॉनिक वाटर फिल्टर लगे हैं, एज आई टोल्ड यू, ये डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं किससे, टैप से। तो अपने आप ही टैप से ये वाटर जो है वो क्लीन होता रहता है और फिल्टर्स इसको क्लीन करते हैं और ये नीचे वाटर टैंक में स्टोर होता रहता है। नाउ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड। अब हमने अभी तक हमने किया था, पहले हमने किया सॉलिड में सॉलिड मिक्स्ड अगर है, फिर हमने किया सॉलिड में दो तरीके से इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को हमने अभी फिल्टर आउट किया है, फिल्टर किया है या सेपरेट किया है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड के अंदर अगर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ मिक्स हो गए, सॉल्युबल मतलब वो उसके अंदर घुल गई हैं, जैसे कि सॉल्ट अगर आप घोल देते हो तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। सॉल्ट को अगर हम मिक्स कर देंगे वाटर में तो सॉल्यूशन बन जाएगा, तो क्या हम उसको भी सेपरेट कर सकते हैं? येस, वी कैन डू इट, राइट। सो इसका मेथड है इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन व्हेन द अनवांटेड कंपोनेंट इन लिक्विड से वाटर एंड कंपोनेंट वी रिक्वायर्ड इन सॉलिड इन नेचर, सॉलिड यानी कि जैसे सॉल्ट है वो सॉलिड है, शुगर है वो सॉलिड है, दिस मेथड इज यूज्ड। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे हमने एक बर्नर लिया जिसको हमने जला दिया, उसके ऊपर ये इसमें एक बीकर रखा जिसके अंदर पानी है, उसके अंदर हमने सॉल्ट मिक्स कर दिया, राइट। अब ये अच्छे से यानी कि आप ये भी बोल सकते हो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने यूज़ किया है या फिर शुगर सॉल्यूशन यूज़ किया है। अब आप जब इसको हीट करोगे, हीट करने से क्या बनेगा, वाटर वेपर्स बनेंगे। सो वाटर वेपर्स को जब हम ठंडा करते हैं तो ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड इन मेकिंग कॉमन सॉल्ट नियर द सी कोस्ट। सो सी वाटर से ही जो हम सॉल्ट बनाते हैं वो हमें मिलता है, राइट। सो सी वाटर के पानी से जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो वो भी इवेपोरेशन मेथड से बनता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पिट्स होते हैं, राइट। सी शोर पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए जाते हैं जिनके अंदर सी वाटर फिल कर दिया जाता है और उसको छोड़ दिया जाता है। सो कुछ दिनों में 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज में क्या होता है, जब सनलाइट की वजह से इवेपोरेशन होता है, वो पानी क्या होता है, वो वेपर्स में बनकर उड़ जाता है। The sun rays heat the water due to which it undergoes evaporation. The evaporating water leaves behind the
सॉल्ट, और नीचे क्या बन जाता है, सॉल्ट बच जाता है, राइट. सो द रेजिड्यू लेफ्ट ऑन द इवेपोरेशन इज द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय फर्दर प्योरिफिकेशन. अब जो ये नीचे सॉल्ट बचते हैं इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ भी मिक्सड होती हैं, राइट. सो मिट्टी भी हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती हैं. तो फिर फर्दर जो ये सॉल्ट बचता है इसको प्योरिफाई किया जाता है एंड देन इनको पैक करके मार्केट में भेजा जाता है सेल के लिए. Have a group discussion on various devices used for separation of components of a mixture and highlight the specific use. For example, where to use a filter and when to use a sieve. कब हम filter use करेंगे, कब हम sieve use करेंगे. So ये आप अपने peers के साथ, क्योंकि अपने friends के साथ क्लास में डिस्कस कर सकते हो, right? And these things we have already learned or discussed. Now next process is condensation. तो अभी हमने जो इवेपोरेशन किया मैंने आपको थोड़ा जल्दी बता दिया, अब हम उसको सेपरेटली पढ़ रहे हैं. कंडेंसेशन, जो वाटर वेपर्स बनते हैं उनको जब हम कूल डाउन कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं, वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन. सो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वेपर्स इनटू इट्स लिक्विड form by cooling, this is called condensation. So this method is used when the liquid component of mixture is desirable. हमें ज़रूरी है desirable, undesirable components को तो हमें फिल्टर करने की ज़रूरत ही नहीं है. So desirable components को ही हम separate करते हैं. So when water vapor comes in contact with the cold surface, ठंडी जगह बर्फ में या कोल्ड सरफेस के जब कांटेक्ट में आती है तो क्या होती है, वेपर्स कंडेंस हो जाती हैं, यानी कि फिर से लिक्विड में चेंज हो जाती हैं. सो यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, एक से ज़्यादा मेथड्स भी कभी कभी हमें यूज़ करने पड़ते हैं चीज़ों को अलग करने के लिए. सो वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स. ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट to separate the different substances present in mixture. So in such situation we need to use more than one of these methods. So एक बार में हमें एक से ज़्यादा methods को भी use करना पड़ता है. Now this is shown in this picture. Condensation का process, केटल में आपने सॉल्टी वाटर लिया, अब आपने उस वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया, उसको लिड से कवर कर दिया. तो जब वाटर बॉईल होगा तो क्या होगा, स्पाउट से वेपर्स फॉर्म होंगे और आपने एक बड़ी प्लेट ली है जिसके ऊपर आइस क्यूब्स हैं, राइट. सो जब ये वाटर वेपर्स इस प्लेट से टच करेंगे, क्योंकि ये प्लेट कैसी है, इसकी सरफेस ठंडी है क्योंकि ऊपर आइस है, तो जब ये गर्म वेपर्स इससे हिट करेगी किसके, प्लेट से जो कि ठंडी है, तो ये कंडेंस होगी और इसको हम इस तरीके से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, कंडेंसेशन होगा एंड देन हम इसको कलेक्ट कर लेंगे और नीचे यहाँ पर एज अ रेजिड्यू क्या बच जाएगा जब सारा वाटर बॉयल हो जाएगा, सॉल्ट या शुगर बच जाएगा, राइट. नाउ वी हैव द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जब हम लिक्विड में किसी सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं और वो कंप्लीटली एक सॉल्यूशन यानी कि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है वो सॉलिड सब्सटेंस, सो दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन. सो यू माइट हैव नोटिस्ड मेनी कोल्ड ड्रिंक शॉप्स set up in villages and in cities during summer. So we use different kinds of drinks to quench our thirst. What are the drinks that you make at your home, or how do you make it? Now what are the substances that dissolve when you prepare salt water? So we can use water and salt for preparing salty water. Similarly स्वीट वाटर का सोल्यूशन भी हम बनाएंगे, उसके अंदर चीनी घोल देंगे. लेमोनेड भी हम बनाते हैं, लेमन जूस ऐड कर देते हैं, वी ऐड सॉल्ट, वी ऐड शुगर, राइट. तो वो लेमोनेड बनाते हैं. सो इन द अबव मेंशन्ड एक्सपेरिमेंट्स इट इज़ द सॉलिड सब्सटेंसेस दैट इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड. सिमिलरली कैन वी डिसॉल्व अ लिक्विड इन अनदर लिक्विड? यस. जैसे लेमोनेड बनाते हैं तो हम लेमन जूस को ऐड करते हैं किस में, वाटर में. तो लेमन जूस भी लिक्विड है और पानी भी लिक्विड है. So अब see two activities where liquids are mixed up. अब पानी liquid mix भी हो सकता है, right? So जैसे 50 ग्राम पेट्रोल is mixed in 100 gram kerosene. So kerosene
100 ग्राम है और उसके अंदर हमने 50 ग्राम पेट्रोल को मिक्स कर दिया, राइट। सो और दूसरा एग्जाम्पल है 100 ग्राम पेट्रोल इज मिक्सड इन 50 ग्राम केरोसिन। तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस चीज़ को हम डिज़ोल्व करना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर पेट्रोल ज़्यादा है और केरोसिन कम है। तो किस में क्या डिज़ोल्व होगा? It is generally considered that the substance which is in the lesser quantity dissolves in the substance present in large quantity। तो कौन सा सब्सटेंस किस में डिजोल्व होगा? जिसकी कम क्वांटिटी है वो डिजोल्व होगा किस में? जिसमें जो ज़्यादा है। जैसे कि पेट्रोल अगर ज़्यादा है और केरोसिन कम है तो केरोसिन उसमें मिक्स हो सकता है क्योंकि केरोसिन कम है, राइट। सो द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज इन द लार्जर क्वांटिटी इज द सॉल्वेंट। द कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन द लेसर क्वांटिटी दिस इज सॉल्यूट। यानी जिसको हम घोल रहे हैं, जिसको हम डिजोल्व कर रहे हैं वो कम क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर वो कम क्वांटिटी में है तो हम इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और जिसके अंदर हम डिजोल्व करते हैं उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, राइट। और जो बनता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स हो जाते हैं और सॉल्यूशन फॉर्म होता है। सो वाटर कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस इन इट। सो हम इसको क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। किसको? वाटर को, क्योंकि मोस्टली सारे सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। हाउ मच कैन बी डिसॉल्व? ये भी एक क्वेश्चन है चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि हम कितना भी डिसॉल्व कर सकते हैं, एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक ही हम कोई सॉलिड चीज़ लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं। सो टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, डिसॉल्व हाफ अ स्पून ऑफ शुगर एंड टेस्ट इट। आपको थोड़ा स्वीट लगेगा क्योंकि सॉल्ट वो शुगर आपने डिज़ोल्व किया है पानी में। अब आपने फिर से हाफ स्पून शुगर लिया, फिर से डिज़ोल्व किया, अब थोड़ा और मीठा हो जाएगा। इस तरीके से आपने 3-4 बार 5 बार उसको रिपीट किया। सो यू विल फाइंड कि कुछ बार 5-6 टाइम्स या थोड़ा ज़्यादा उसमें आप ज़्यादा टाइम्स के बाद अब शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी। अब वो शुगर नीचे आपको ग्लास में नीचे सेटल डाउन होती हुई दिखेगी। अब वो और ज़्यादा शुगर को डिज़ोल्व नहीं कर पाता। So if we dissolve 1 spoon of sugar to it, what would be the difference in taste? What change we made in the amount of solute and solvent? Solute and solvent, are we all clear about this now? So the concentration of solution is referred to as the amount of solute dissolved in fixed amount of solvent. So if the amount of solute dissolved is greater, it is concentrated solution, and if the amount of solute dissolved is lesser, it is diluted सॉल्यूशन। अगर पानी ज़्यादा है और सॉलिड जो चीज़ें हम डिज़ोल्व कर रहे हैं वो कम हैं तो ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। और अगर हमने बहुत सारा, जैसे हमने लेट्स से एक ग्लास में सिर्फ 1 स्पून शुगर को डिज़ोल्व किया या 2 स्पून को डिज़ोल्व किया तो वो शुगर कम है तो ये होगा डाइल्यूटेड सॉल्यूशन, राइट। बट अगर हमने इसमें 5-6 स्पून अच्छे से शुगर डिज़ोल्व कर दिया तो ये बन जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, राइट। सो ये कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन है। यानी वाटर तो उतना ही है। इस ग्लास में लेट्स से सिर्फ 1 TBSP शुगर हमने ऐड किया, 1 टेबल स्पून, और इस वाटर में लेट्स से हमने 5 और 6 TBSP शुगर ऐड कर दिया तो ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हुआ, ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ। क्योंकि जो हमने सॉलिड डिज़ोल्व किया है शुगर, इसमें उसकी क्वांटिटी कम है और इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है। द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिज़ोल्व इन लिक्विड एंड टू फॉर्म अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। किसी भी सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिज़ोल्व करना, दिस इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। जनरली द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड सॉल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन टेम्परेचर। अगर हम सॉलिड को डिज़ोल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, लिक्विड में डिज़ोल्व होते हैं। अभी हमने लेमन जूस का एग्जाम्पल देखा, या फिर हम मिल्क के अंदर भी पानी ऐड कर सकते हैं, जूसेस के अंदर हम वाटर ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे, या वाटर के अंदर हम इंक भी डिज़ोल्व कर सकते हैं, लिक्विड के अंदर लिक्विड भी डिज़ोल्व होते हैं, राइट। बट सॉल्युबिलिटी अगर हम बात करते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट,
सॉल्यूट यानी जो हम चीज़ डिज़ोल्व कर रहे हैं, शुगर, सॉल्ट और कुछ और, जो सॉल्यूट इंक्रीज कर जाती है, एक लिमिट आई जब मैंने आपको बताया था कि 7 to 8 स्पून आपने एक ग्लास में आपने उसको डिज़ोल्व किया, तो एक टाइम आएगा तब वो डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी और वो नीचे सेटल होने लगेगी। आपको शुगर के पार्टिकल्स दिखेंगे नीचे सेटल होते हुए, यानी कि अब और शुगर डिज़ोल्व नहीं हो सकती है। बट हम इसकी सॉल्युबिलिटी को अब भी इंक्रीज कर सकते हैं अगर हम उस वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, राइट। सो सॉलिड सॉल्यूट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्यूट डिजोल्व होगा। अ सोल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन डिजोल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अब एक टेम्परेचर पर कोई लिक्विड अब इससे ज़्यादा किसी सॉलिड को या किसी भी लिक्विड को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, तो इसको अब क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कि अब इसके अंदर और कुछ डिसॉल्व नहीं होगा, ये बस अब लास्ट पॉइंट है। सो दिस इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो वी हैव अ एक्टिविटी हियर, टेक सम वाटर इन बीकर एंड मिक्स सॉल्ट अंटिल नो मोर सॉल्ट डिजोल्व इन इट, यानी कि उसको सेचुरेशन तक लेकर आना है। दिस विल गिव यू अ सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। एक फाइनल टाइम आएगा जब हमने, जैसे लेट्स से हमने 1 स्पून से स्टार्ट किया, फिर हमने एक और ऐड किया, फिर हमने एक और स्पून ऐड किया शुगर का, करते गए शुगर या फिर सॉल्ट, आप कुछ भी ले सकते हो। एक टाइम के बाद ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि अब आप इसमें और सॉलिड जो है वो डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे। नाउ ऐड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू इट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट। व्हाट डू यू फाइंड, व्हाट विल हैपन to an undissolved solute salt in the bottom of the beaker? तो क्या होगा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो वाला जो सॉल्ट है वो भी डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। सो लेट दिस हॉट सोल्यूशन कूल, डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन? सो वी कैन से दैट ऑन हीटिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज। जैसे हीट होगा तो हीट अप करने से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। नाउ वी हैव अ थिंग, you are asked to dissolve sugar in water, you kept on adding sugar to water until no more sugar dissolved in it by stirring with the spoon. How can you dissolve the left out sugar? उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम जो बचा हुआ शुगर है उसको भी डिसॉल्व कर पाएंगे। नाउ वी हैव न्यू वर्ड्स एंड समरी पॉइंट्स. You can go through these points. We have already discussed these points in detail. Now directly come to the exercise part. First is choose the correct option. The unwanted particles present in a substance, so these are called impurities. हमें ज़रूरत नहीं है तो वो इम्प्योरिटीज़ ही हैं और हार्मफुल हैं। हैंड पिकिंग मेथड इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग। हैंड पिकिंग में आप क्या यूज़ करते हो, यानी कि कम क्वांटिटी में होना चाहिए और साइज एंड शेप अलग होने चाहिए, देन ओनली यू कैन यूज़ हैंड पिकिंग मेथड। द हस्क और डस्ट पार्टिकल्स, grains from stalks, heavy particles at the bottom and water vapors from the air. So water vapors को तो आप hand picking से separate नहीं कर सकते हो. Heavy particles at the bottom यानी liquid में कोई particles नीचे हैं तो उसको भी आप hand picking से नहीं कर पाओगे. So grains from stalk वो तो आपका ग्रेन्स को अलग करना, वो आपका प्रोसेस अलग हो जाएगा. एंड द हस्क और डस्ट पार्टिकल्स, इसको हम सेपरेट करते हैं हैंड पिकिंग मेथड से, जो हम घर पे करते हैं जब हम राइस, व्हीट या पल्सेस को सेपरेट करते हैं. द प्रोसेस यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक, सो दिस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. थ्रेशर्स भी होते हैं और मैनुअल थ्रेशिंग भी की जाती है. विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट हेवी एंड लाइट कंपोनेंट्स. तो जब हस्क के साथ ग्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं तो विनोइंग प्रोसेस फॉलो किया जाता है ताकि हस्क का एक अलग हीप बन जाता है और ग्रेन्स का अलग बन जाता है. फिफ्थ वन, sieve is used in removing stone, stalks and husk. Process of changing liquid into vapor, this is called evaporation. Right, now come to the next question, which is not a process of separating. Seventh one, children, which is not a process of separating insoluble solute particles, so evaporation is the correct option. Eighth one, salt is made by the process of
evaporation. Next question is true and false. First statement is stone can be separated from rice by winnowing. Winnowing process से हम stone और rice को अलग कर सकते हैं. So this is false, right? Next is mixture of wheat flour and pulses can be separated by sieving. This is correct. In a solution, the soluble solids will settle down. So this is false. So soluble कैसे settle होगा? Insoluble settle होते हैं, right? So mixture of water and oil can be separated by filtration. So this is again false. The water vapor changes to water by condensation. Correct. This is true. And the last one, different amount of soluble substances dissolved in fixed amount of water. Yes, true. Next is fill in the blanks. First is in winnowing process, heavier grains are separated from lighter husk by wind. Second one, the pebbles can be separated from the sand by the process of sieving. Third one, in a solution, the insoluble solid settle down at the bottom by sedimentation. The clear liquid obtained after filter, this is called फिल्ट्रेट. जो नीचे फिल्टर होकर आता है लिक्विड, उसको हम फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जो फिल्टर पेपर पे इम्प्योरिटीज बचती हैं उसको रेजिड्यू बोलते हैं. द सॉलिड पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन, this is called residue. Sixth one, a saturated solution cannot dissolve more of the substances at a given temperature. So children, that's it for this chapter. We'll meet in the next class. Till then, goodbye.